welcome everyone to Doc Comedy Podcast. और आज we have a very special guest. मेरे अबू ने आज हमें ज्वाइन किया है on a very special request of one of my friends. तो आप जानते हैं कि हम अम्मी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सीरीज अभी जारी है उनकी जिंदगी के बारे में, उनके हालात वाकयात के बारे में। और मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने मुझे कहा कि वो अपने अब्बू को मिस कर रहे हैं और अब्बू की भी बातें सुनना चाह रहे हैं। तो हमने बड़ी पुरजोर फरमाइश करके काफी दिनों की कन्विंसिंग के बाद और काफी दिनों की मिन्नत समाजत के बाद अब्बू को राजी कर लिया है कि वो भी आए हमारे साथ और हमारे साथ गपशप लगाएं और कुछ अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, कुछ अपने तजर्बात शेयर करें। तो वेलकम अब्बू, थैंक यू आपने वेरी मच। थैंक ज्वाइन यू। किया। तो ये ज्वाइन करने में इतनी देर क्यों कर दिया आपने? इतनी क्या रिलक्टेंस थी पॉडकास्ट पे आने की? सोशल मीडिया, आई लाइक सोशल मीडिया। बात देखने के हद तक तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सका सारी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे अपने जब मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट्स और लोगों के ख्यालात, जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी पोस्ट को, तो बहुत सी रिस्पॉन्सेज ऐसी होती हैं जो कि जेन्युइन नहीं होती, और वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने अल्फाज और अपने ख्यालात ऐसे फेंक दिए हैं ताकि लोग उसको जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल करें और जिस तरीके चाहे उसको मैनिपुलेट करें और जिस तरीके से चाहे उसको ट्विस्ट करें। तो वो जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉबेबली वो अपना मकसद खो देता है जो रिस्पॉन्स। तो कोशिश करता था कि मैं इस चक्कर में ना ही पढूं। मुझे मैं इतना कोई बड़ा स्कॉलर भी नहीं हूँ कि जो इतना सोशल मीडिया पे कोई मैं नहीं रिफॉर्म ला सकता हूँ या इस तरह का कोई चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के मैसेजेस भेजते रहते हैं, तो मैं उनको पढ़ के देख के तो एंजॉय करता हूँ, इन्वॉल्व होता हूँ। अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मेरी नालायकी कह लें आप। नहीं, आपकी वो नलायकी तो अभी अगली कुछ पॉडकास्ट में सामने आ जाएगी कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का एक मकसद तो ये था कि जरा फैमिली के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। दूसरा कि आप देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग पॉडकास्टर्स हैं और गेस्ट को इनवाइट करते हैं, वो ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिनका उनकी जिंदगी में हो सकता है कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। कोई एक्टर्स हैं, कोई डांसर्स हैं, कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई टिकटॉक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को बिठा के उनकी जिंदगी डिस्कस कर रहे हैं। और 20-20, 25-25, 30-30 साल के लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में या सोसाइटी में अभी तक कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया। तो अगर वो लोग बैठ के पूरी दुनिया को लेक्चर दे सकते हैं, तो ऐसे लोग जो जिन्होंने अच्छी हार्ड वर्किंग जिंदगी गुजारी, मेहनत की, पढ़ाई की, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, लोगों को हेल्प किया और पूरी जिंदगी सर्व किया, अपने मुल्क को भी, लोगों को भी, गांव के लोगों को भी, अपने अपने खानदान को भी, तो वो लोग शायद ज्यादा बेहतर एडवाइस दे सकते हैं या ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जिन्होंने हो सकता है सिर्फ नाचने गाने के अलावा जिंदगी में और कोई काम ना किया हो। आई एग्री विद द कमेंट। लेकिन मसला ये है कि सारी जिंदगी हमने जो किया, जैसे भी किया, वो अपनी सर्वाइवल के लिए किया, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए किया। तो उसमें लोगों को क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि जी आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? तो वो एक एलिमेंट, अगर कोई बात उससे कुछ सीखना चाहता है, बात बताना चाहता है, तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप विज़डम जो है और नॉलेज दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो वो एक इशफाक अम, इस पूरा क्या नाम है उनका? इशफाक अहमद साहब मुझे बाबा जी ने कहते थे। बाबा जी जो लिखते हैं, उनका एक बड़ा फेमस आर्टिकल कहता है, मैं जब मैट्रिक में था कि कॉलेज में था तो मैं गाँव गया। तो मैंने गाँव के बाबा जी थे, तो उनसे मैंने अपना इल्म झाड़ने के लिए उनको कहा, बाबा जी आपको पता है कि जो मक्खी होती है उसकी 1000 आँखें होती हैं? तो अच्छा। बाबा जी कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स थी उनकी कि यार मैंने ऐ तो नहीं पता कि उसकी 1000 अखें होंदियां, लेकिन अगर ये सही है तो लानत 1000 अखां तो जिसले बैंदी गंद ही बैंदी है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। कि तो हजार आंखों के बावजूद भी गन पे जाके हाँ, बैठती। वो बन गए। तो चलिए, अब विजडम तो नॉलेज, विजडम या पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर हम कर लेंगे और बाकी सुनने वालों के ऊपर है वो किस चीज से क्या चीज लेना चाहते हैं। द गोल है इसके जी थोड़ा सा
फन भी हो जाए, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो जाए, थोड़ी सी एजुकेशन भी हो जाए। और फिर जो लोग जिंदगी के मुख्तलिफ टाइम से गुजर रहे हैं, हो सकता है कोई स्ट्रगल से गुजर रहा हो, किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया हो, तो जब आप गुजर चुके होते हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन चीजों से डील करने का क्या तरीका है, अपने आप को सस्टेन करने का, सरवाइव करने का क्या तरीका है, या अपने आप को सेन रखने का क्या तरीका है, कि आप किस तरह अपने दिमाग को नॉर्मल रख के हालात से मुकाबला कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं इस या तरह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। करंट सिचुएशन में जो आपके डिसीजन होते हैं वो उस करंट एनवायरनमेंट, करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके डिसीजन होते हैं। रिट्रोस्पेक्टिवली जब आप देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ, ये डिसीजन अच्छे थे, ये बुरे थे, लेकिन इनको कैसे अच्छा किया जा सकता था। यू आर राइट। चले तो आपकी जिंदगी का जो बचपन है, जवानी है, जो जॉब है और जिस जो प्रोफेशन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि क्योंकि मैंने तो देखा है पूरी जिंदगी आपने ज्यादातर टाइम जो है जॉब के अलावा ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ ही गुजारा, या बेगम को टाइम दे दो या बच्चों को टाइम दे दो, और अब पोते पोती नवासे नवासी उनके साथ ही पूरी जिंदगी आपने जाया कर दी है। तो आपको फील नहीं होता नहीं, कि ज़ाहिर क्या, नहीं। आपको फील नहीं होता कि यार मैं भी कोई याशी कर लेता, दोस्तों के साथ घूम फिर लेता, बाहर जरा गेम्स शेम्स खेल आता, शाम को कोई याशी कर लेता अपने दोस्तों के साथ, ये क्या मैंने सारी जिंदगी गुजार दी, सारी जवानी इसी काम में बर्बाद कर दी। कोई अफसोस, कोई रिग्रेट्स नहीं होते आपको? मैं आपको नेचुरली कोई कोई अफ़सोस, कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मैंने ज़िंदगी किसी ये जो एस्पेक्ट था फैमिली के साथ गुज़ारने का, ये मेरा अपना चॉइस था। मेरे पास फ्रेंडशिप के साथ के बहुत सारे मौके थे। मैं अच्छी ऐसी सोसाइटी में सर्व किया है जहाँ पे मेरी म म ऐसा सोशल सर्कल अच्छा खासा मेरा था। लेकिन मेरी प्रायोरिटी फैमिली थी और उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में। मैं अगले दिन 2-3 दिन पहले आपकी अम्मी के साथ बात कर रहा था। जब शुरू-शुरू में हम यहाँ पे आए थे, एक आपकी अम्मी की अपार्टमेंट थी एक डॉक्टर के पास, तो मैं वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा था। तो एक अखबार वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो जिन लोगों को उसमें नहीं पता, अब्बू अब्बू आप लोग भी इस वक्त इंग्लैंड में हैं। इंग्लैंड का एक शहर है हडर्सफील्ड, मैनचेस्टर के साथ, तो आप उधर उधर की बात कर रहे हैं। जी, हडर्सफील्ड बाद में हमारे पहले हम 2-3 साल हम रॉस्टल में रहे। साउथ में मैंने 1 साल दूसरे ट्रस्ट में किया, फिर हडर्सफील्ड में आ गया। लेकिन रहे हम बेटी मेरी सबसे छोटी रमीशा जो है वो उसको रॉस्टल सिक्स फॉर्म कॉलेज में एडमिशन मिला, तो हम शुरू में रॉस्टल में रहे 2 साल, जब तक हम्म। उसने ए लेवल किया। तो ए तो ये लेवल के कहाँ बाद क्या, ये कहाँ के हॉस्पिटल की आप बात बता रहे हैं, कहाँ का नहीं, हॉस्पिटल? ये रॉस्टल सिक्स फॉर्म कॉलेज जहाँ पे रमीशा को एडमिशन मिला सबसे पहले। अच्छा तो अच्छा। तो अदरवाइज़ को उसको जब आई थी तो उसकी एज 16 से कम थी। वो 15 थी, हम्म। उसका ए लेवल उसने ओ लेवल किया हुआ था, तो ए लेवल में एडमिशन, तो यहाँ पे कोई भी कॉलेज 16 से कम पे ए लेवल में नहीं ले रहा था। हम्म। वो 16 प्लस पे ए लेवल में लेते हैं। तो इसका मैंने अप्लाई किया हुआ था 2-3 कॉलेजेस में। तो राष्ट्रीय कॉलेज सिक्स फॉर्म कॉलेज है और चूँकि इसका मेरिट अच्छा था, ग्रेड शेड अच्छे थे, तो उन्होंने इसको बुला लिया। अब श्योर, हालाँकि एज जो लिमिट है उससे 1 साल कम थी इसकी एज। उन्होंने फिर उसका एडमिशन ले लिया, तो उसकी वजह से फिर हम राष्ट्रीय टिक गए। हम्म। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। एक और भी वजह थी कि जी हम किसी और जगह एडजस्ट नहीं हो सके। लेकिन ये सो दिस वाज़ द मेन रीज़न। तो फिर हम 3 साढ़े 3 साल राष्ट्रीय रहे। जब इसका एडमिशन हो गया अडलफ़ील्ड उसमें मेडिकल स्कूल में, ऑल यॉर्क मेडिकल स्कूल में, तो फिर थोड़ा मैं चूँकि काम यहाँ पे हडर्सफील्ड में कर रहा था, तो फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। लेकिन ये मैं राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ, जब आपकी अम्मी की अपॉइंटमेंट थी। तो अच्छा वो अच्छा। वेटिंग रूम में एक अखबार पड़ा हुआ था, तो उसमें जो नज़र मुझे अभी तक मैं भूलता नहीं हूँ, और कि जी हाफ अ मिलियन पीपल इन यूके, 5 लाख यूके में ऐसे लोग हैं जिनके साथ सालों साल कोई बंदा बात करने वाला नहीं है, अच्छा, और बिल्कुल अकेले। बिल्कुल अकेले हैं। और अनदर हाफ अ मिलियन, 5 लाख और ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ चंद घंटों के लिए कोई लोग हफ्ते बाद वीकेंड पे कोई आता है रिश्तेदार, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मिल के बात करके चले जाते हैं। 10 लाख लोग यूके में ऐसे हैं जो कि लोगों के साथ बात करने को तरस गए हैं, उनके साथ बात करने वाला आदमी कोई नहीं है। ये बात मैं अगले 2-3-4 दिन पहले आपकी अम्मी के साथ कर रहा था, तो वो मुझे कहती है कि ये तुम 10वीं दफ़ा मुझे बता रहे हो ये बात। तो ये इसका 10 क्या साल मतलब है कि पहले आपके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं है? कि नहीं, वो बात कह रही थी कि इसलिए ये सिर्फ प्रॉब्लम यूके का नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का भी है। हमारे अपने अब हम लोग जब जाते हैं पाकिस्तान में, तो हम चंद दिनों के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, छोटे-छोटे काम होते हैं, रिश्तेदारों को मिलने-मिलाने में 15-20 दिन में, तो हमारा टाइम गुज़र जाता है इस तरह। लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस वक़्त जो लोग रह रहे हैं,
उनके साथ आप उनसे आप पूछे ना कि जी कौन रिश्तेदार उनको किस, वो भी शादी गमी पे एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है। वो जो पुराना गांव का कंसेप्ट था, लाके बैठना गपशप लगाने वाला काम, वो अब खत्म हो गया। तो ये सिस्टम यहाँ पे तो हम समझते थे कि जी यूके की जो इंडिविजुअलाइज सोसाइटी है, यहाँ पे जो सोशल नॉर्म्स यही हैं कि अकेला रहना, जी आपने किसी माँ बाप के साथ नहीं रहना, 16 साल के हुए तो अलग हो गए। हमारी जो एशियन सोसाइटी है वो एक फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है बेसिकली, और ख़ास तौर पे इस्लामिक मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस हिसाब से। तो मैं तो शुरू से ही बड़ा कन्विंस था कि ये फैमिली इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब मैं यहाँ पे मेरे पास मैं 2-3 साल थर्ड ईयर स्टूडेंट की प्लेसमेंट लीड रहा हूँ। लीड मेडिकल स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो हमारे हॉस्पिटल में आते थे प्लेसमेंट के लिए, या फिर जूनियर डॉक्टर्स की इंडक्शन वगैरह होती थी। तो मेरी जब भी पहली उनकी मीटिंग होती थी ना, जब नया बैच आया, नया ग्रुप आया, तो उनके साथ जब मैं पहली मीटिंग करता था, तो मैं 2 सवाल उनसे ज़रूर पूछता था कि हर 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 ग्रुप से कि जी आप जब घर से ए लेवल करके मेडिकल स्कूल में गए हैं या हॉस्टल में गए हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस की है? और दूसरा क्वेश्चन होता था कि जी कभी आप मरीज़ बन के भी अस्पताल में गए, वो उस पे फिर बाद में बात करेंगे हाँ। कि जी एज़ अ पेशेंट भी कभी आप पेशेंट हॉस्पिटल में रहे हैं कि नहीं रहे, आप तो डॉक्टर बन के आप आ रहे हैं साहब। तो जब मैं पूछता था ना कि जी आपने हॉस्पिटल में ये घर से आप जब हॉस्टल में गए, तो आपने क्या सबसे ज़्यादा क्या मिस की? तो आप यकीन करें कि मेजॉरिटी का ऑलमोस्ट 99% लोगों का जवाब क्या होता था? आई मिस माय डॉग, आई मिस माय कैट। हाँ, पेट्स को मिस करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पेरेंट्स को मिस करता हूँ। बस चलो सारे जो ब्रिटिश जो तो क्या ही स्टूडेंट्स हैं करें। सारे उनकी बात कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिश जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। बेसिक इवन पाकिस्तानी देयर, एक आध इंडियन पाकिस्तानी था जिसने कहा था जी मैं माँ का खाना मिस करता हूँ, या अच्छा। एक आध बात कोई फैमिली में, हाँ फैमिली में करता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो मेजॉरिटी जो यहाँ के जो नेचुरली मेडिकल स्कूल में गए हुए हैं, या कौन ब्रिटिश हैं, है? पाकिस्तानी है, एशियन है, किसी जगह पे भी हैं, तो यहाँ ब्रिटिश बॉर्न है यूजुअली, कौन है? मेजॉरिटी उनके जो है ब्रिटिश बॉर्न है। तो उनका वो सेटअप कल्चर वही है जो गौरों वाला ही है। तो वो इसी तरह इंडिविजुअलाइज सोसाइटी, मतलब जो हमारा जो एक फैमिली सिस्टम है, ये बॉन्डिंग है, वो तकरीबन वो नेटवर्क खत्म हो गया यहाँ पे। ख्वाह किसी भी सेट बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी खत्म हो गया, तो पाकिस्तान में भी खत्म हुआ वो सारा के हिसाब से। तो मैं एक 30-35 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रीडर डाइजेस्ट में। तो ये था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कोई प्रोफेसर था, मुझे अब नाम है उसका नहीं याद रहा, इतना अरसा सा। तो उसने कहा जी हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, वो टॉपिक था, तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया। तो मुझे तो याद रह गया कि जो 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाती हैं, 3। एक तो करियर, आपका प्रोफेशनल करियर जो आप काम करते हैं, इफ यू एन्जॉय दैट। अगर आप वो नौकरी के लिए नहीं कर रहे, तो वो आपको खुशी देती है कि हाँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी को, लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और दूसरा जो है ना, सरप्राइजिंगली, काफ़ी सरप्राइजिंग, वो तो दूसरा जो एलिमेंट था ना, वो था स्टेइंग आउटसाइड द जेल, कि आप जेल से अच्छा। तो जेल जाने के लिए आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है। हाँ। ये कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट आपको जेल लेके जा सकते हैं, और अब आप जेल जाते हैं ना, तो फिर वो एक टोटल आपकी टोटल डिफरेंस, तो कीप इट स्ट्रेट। जिंदगी का ट्रैक हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल आपका लाइफ पैटर्न, हर चीज़ तकरीबन चेंज होता है। फिर आपको पता चलता है कि जी जेल से बाहर आने में कितनी खुशी मिलती है और कैसे आप रहते हैं। तो तीसरा जो है, वो आपकी फैमिली है, जो जो आपको खुशी देती है फैमिली। और वो कब आपको खुशी देती है? जब आप मेरी एज में पहुँचेंगे ना, और जब आप लुक बैक करेंगे अच्छा। कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली किधर है, और वो मैंने पिछली ज़िंदगी उनके साथ कैसे गुज़ारी है। तो वो आपको, जब आपने अच्छी आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग है, अच्छी आपकी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ारी है, तो फिर इस वक़्त जो आपकी इस मेरी उम्र में जब आप पहुँचेंगे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, उस वक़्त फिर आप देखेंगे कि आपको फैमिली आपको कितनी खुशी देती है और किस तरीके से आप उसको एन्जॉय करते हैं। तो दैट्स आंसर कि जी फैमिली के साथ मेरा गुज़ारा वो टाइम कोई मजबूरी नहीं थी, वो मेरी चॉइस थी, और कोई रिपेंट आई एन्जॉय इट, आई स्टिल एन्जॉय माय फैमिली। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ
हर एक को एंजॉय करता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। चलो, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दैट। ये तो वाकई काफी ज्यादा इंसाइट्स आपने शेयर कर दी एक ही बात में। अभी तो हमने इस पे 5-6 पॉडकास्ट बना सकते थे, लेकिन चले कोई बात नहीं। मजीद बातें भी इसके ऊपर शेयर करेंगे। तो आपकी जिंदगी में क्योंकि शुरू में जब आप बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं तो हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट तो काफी अरसे बाद आती है। शुरू में तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, पहले उनको पैदा करना, पालना पोसना, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखना। हमें याद है कि वो स्कूल लेके जाना, पिक करना, ड्रॉप करना, कॉपियों पे कवर चढ़ाना, फिर बच्चा पढ़ नहीं रहा। शुरू में तो टेंशन ही टेंशन है। तो 20-25 साल तो सख्त टेंशन में ही गुजरते हैं, बताइए लाइफ। वो ये इस तरह है कि द वे यू टेक इट। आप कैसे सही। लेते हैं उसके हिसाब से कि स्ट्रेस, उसको आप स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं या फटीग के तौर पे लेते हैं या एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं? मैं जो है ना, मैंने हमेशा बच्चों को, जब मैंने बताया ना कि एंजॉय, कि मैंने उनका हर एक्टिविटी एंजॉय की है। मैंने उनका चलना एंजॉय किया है, मैंने उनका क्रॉल करना एंजॉय किया है, मैंने उनका बड़ा होना एंजॉय किया है, मैंने उनका स्कूल के साथ कॉपियाँ, मेरे हमारे बैट्समैन थे, सर्वेंट थे, कप बुक बाइंडिंग या कॉपियों पे कवर चढ़ाना, ये कहीं से भी आराम से हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैं आई एंजॉयड इट, डूइंग इट फॉर माय चिल्ड्रन। ये सो कॉपियों पे कवर चढ़ाने का क्या चक्कर था? हमने कभी अपने बच्चों की कॉपियों पे कवर नहीं चढ़ाई। या आप क्यों पहले खाकी कवर, फिर प्लास्टिक शीट, उन किताबों को क्या करना था? किसी लाइब्रेरी में प्रिजर्व करना था? उस वक्त इतनी मेहनत क्यों करते थे आप? आपको अब, जब आपकी कॉपियों पे मैं कवर चढ़ा था तो कोई याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। याद आता है और आप? रात को बैठ के 11-12 बजे के बाद जब फारिग होते थे हाँ, तब। आपको क्या महसूस होता था कि ये बाप हमारा क्या कर रहा है? हाँ, यही लगता है अभी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ कर रहा है। यही और हम फीलिंग थी, यही हाँ, फीलिंग होती है जो बच्चों में उस वक्त होती है और इस एज में आपको पे बैक करती है। हम्म, ठीक है ना? मैं जो है ना, अब फिर वही नालायकी वाली बात आ जाएगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में बहुत दफा फेल हुआ। पाकिस्तान में एफसीपीएस मेडिसिन की आप FCPS बात में करें, बहुत दफा फेल हुआ। उस जमाने में सारे ही बहुत फेल होते थे। देखो उसमें, लेकिन मैं नहीं, फेल तो बेसिकली मैंने अपनी लायकी की वजह से होता है ना। कोई बंदा आपको फेल करता नहीं, आप फेल खुद होते हैं। बाद में कहते हैं यार उसने मुझे फेल कर दिया, उसने मुझे फेल कर दिया। नहीं, पाकिस्तान में होता था ना, वाइवे में एक सवाल पूछ के होता था अगर ना, वो वो छोटी छोटी वो गलतियां होती हैं जो इग्नोर हो सकती हैं, लेकिन गलतियां तो होती हैं ना, जो उनको हाँ, बहाने मिल जाते हैं आपको फेल करने के लिए। तो हाँ, बेसिकली गलती तो अपनी ही होती है। नॉलेज आपका अपना काम होता है। तो मेरा मेरी पढ़ाई शुरू होती थी जब मेरे बच्चे सो जाते थे। और बच्चे सोते थे लेट। जब नहीं, उस वक्त जल्दी सो जाते थे, इतना लेट नहीं। इतना अच्छा, लेट नहीं सोते थे। तो सही। भाई, दफ्तरों में हमारे जब ऑफिस की बात चलेगी तो फिर बात करेंगे ऑफिस में हम क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, इम्तिहान कैसे पास करते थे। लेकिन मैंने बच्चों का, और अभी इनाया अब्दुल्ला मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, बाकी अनान सनान, दे नो के जी, इनाया अजलान, फातिमा, मोहम्मद, तो ये आई लव देम एंड दे लव मी, आई थिंक दे लव मी। चले, अभी हमारे पास एक 1.5 मिनट रह गया, तो इससे अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अभी ये सेशन खत्म होगा, अगले सेशन में फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि ये जो शुरू से ही आपको पता था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना विल बी फ्रूटफुल, या इट विल पे ऑफ इन द फ्यूचर, या आपकी नेचर में था, या आपने अपनी फैमिली से, अपनी माँ बाप से, बहन भाइयों से शुरू से ही सीखा था कि साथ रहने में ही भला है। तो ये हम अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। उस इंशाल्लाह, वक्त तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।